हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। और सैयद वंश के साथ साथ हम लोधी वंश को पढ़ेंगे। सैयद वंश और लोधी वंश एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ये सारी क्लासें कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है और जाइए वहां से वो क्लासें आप देख सकते हैं। हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो भी लोग पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये है कि वो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, तो ये भी बताएं हमें। तो शुरू करते हैं। आपका क्या है, सैयद वंश। अब ये जो सैयद वंश है, हमने इससे पहले 3 वंश ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिए, मैं बता भी चुका हूँ। तो सैयद वंश जो है ये 1414 में आया था। और 1414 तक किसका शासन था? तुगलक वंश का। जो लास्ट शासक आपका हमने पढ़ा था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद आपका सैयद वंश आता है। और सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, कैसे सैयद वंश आता है, हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि तैमूर लंका आक्रमण जब होता है 1398 में, तैमूर लंका जब आक्रमण होता है भारत पे, तो उसी टाइम पे उसकी जो सहायता करता है तैमूर लंग की, वो खिज्र खां करते हैं। तो खिज्र खां जब सहायता करते हैं तैमूर लंग की, तो तैमूर लंग क्या करता है, तैमूर लंग को तो यहाँ पे शासन करना नहीं था, वो तो सिर्फ लूट के चला गया। तो उसने इस खिज्र खां को क्या किया, इस तख्त पे बिठा दिया, दिल्ली की गद्दी उसने इसको दे दी थी और कहा आप इस पे शासन कीजिए। तो एक तरीके से जो खिज्र खां हैं वो तैमूर लंग के द्वारा शासन पे आए थे। और ये जो खिज्र खां है, इनका टाइम पीरियड क्या है, 1414 से लेके 1421 तक है। पहले तो इम्पोर्टेंट राजा देख लीजिए कौन है। खिज्र खां है, मुबारक शाह है और मोहम्मद शाह है। और जो लास्ट शासक है वो अलाउद्दीन आलम शाह है। तो ये आपके 4 शासक हैं। और ये एक ही स्लाइड है दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है। एक ही स्लाइड में आपका सैयद वंश कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्लाइडें और बनाते हैं इसके लिए। तो इसका ये आप क्रम याद रखिए, कौन कौन शासक पहले है। उसके बाद इसका टाइम पीरियड 1414 से 1421, 1421 से 1434 मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद आपका कौन है, मोहम्मद शाह। 1434 से 1445 और 1445 से 1451 तक आपका अलाउद्दीन आलम शाह है। तो ये चीजें याद रखना। अब यहाँ पे जो इनके इंपोर्टेंट फैक्ट हैं बस वो पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि खिज्र खां क्या है, ये संस्थापक है। किसका संस्थापक है? आपके सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली थी, इसने रैयत आला की उपाधि ली थी। और ये जो उसके बाद जो मुबारक शाह आता है, उसका टाइम पीरियड 1421 से 1434 रहता है। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। आप खुतबा पढ़वाना तो आप जानते हैं, एक तरीके से अपने नाम का डंका बजवाना, अपने नाम की तारीफ करवाना लोगों के सामने कि मेरे बारे में कुछ बोलो। मेरे जैसे लोग एक तरीके से भजन, एक तरीके से किसी के ऊपर कुछ गाते हैं, तो उस तरह का क्या होता था, ये खुतबा पढ़वाता था अपने के लिए, अपनी तारीफ में। और ये जो है इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, एक बुक है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। ये बुक इसी के ऊपर लिखी गई है। तारीख मुबारक शाही का मतलब होता है मुबारक शाह का इतिहास। मुबारक शाह ने जिस टाइम पे अपना शासन किया तो उस टाइम का इतिहास क्या है, ये इस बुक में दर्ज है। और इसको जो लिखा है वो कौन है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। या आपको सिर्फ सरहिंदी भी मिल जाए तब भी आप समझ जाना ये बुक तारीख मुबारक शाही इन्हीं की लिखी हुई है। उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ याद रखिए क्रम के लिए। उसके बाद जो शासक आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह हैं। और ये अंतिम शासक होते हैं, 1445 से 1451 तक रहते हैं। अंतिम शासक होते हैं। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली छोड़कर ये बदायूं भाग गया था, बदायूं चला गया था। और इस तरह से क्या होता है, ये सैयद वंश का एक तरीके से डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये अंतिम शासक था। अब इसके बाद जो आएगा वो लोधी वंश आएगा। तो लोधी वंश जो आता है, तो लोधी वंश को हमको पढ़ना रहता है। और लोधी वंश ये सल्तनत काल का लास्ट वंश है। दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत पीरियड होता है उसमें ये अंतिम वंश होता है। और ये 1451 से लेके 1526 तक आपका चलता है। कब तक चलता है?
1451 से लेके 1526 तक इसका शासन रहता है। इसके जो इम्पोर्टेंट शासक हैं आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो ये इसके क्या है इम्पोर्टेंट शासक हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट शासक हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक चीज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, सैयद मतलब लोदी वाला ये जो वंश है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बहलोल लोदी कैसे इसने स्थापना की, सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना कैसे करता है, राजधानी बनाता है, कैसे ये मतलब मजार पे जाना बंद करता है, ज्वालामुखी मंदिर लूटता है, ये सारी बातें इसमें करने वाले हैं। तो बहुत चीजें हैं। इब्राहिम लोदी जिसको बाबर हराता है, घटोली का युद्ध, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो बहलोल लोदी से स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1451 से आपका 1489 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो 1451 से 1489 तक आपका जो इसका टाइम पीरियड रहता है, तो लगभग 38 वर्ष इसका शासन रहता है। इसके मतलब भारत में क्या रहता है इसका, भारत में मतलब बोले दिल्ली पे इसका जो शासन रहता है, इसका टाइम पीरियड 38 वर्ष का शासन रहता है। संस्थापक आपका बहलोल लोदी है। इसकी जो उपाधि थी, इसे गाजी की उपाधि दी गई थी। अब ये जो गाजी की उपाधि है ना दोस्तों, ये गाजी की उपाधि हम कई बार देख चुके हैं। एक तो हमने देखा था आपकी गाजी की जो उपाधि थी, ये किसको मिली थी, मैं क्या बताऊं, वो क्या गाजी की उपाधि महमूद गजनबी ने भी ली थी। सुल्तान और गाजी की उपाधि महमूद गजनबी ने भी ली थी। लेकिन ये जो है ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा व्यक्ति है जिसने गाजी की उपाधि जिसे मिली थी। और इसका जो शासन था वो 38 वर्ष तक रहा है। सबसे लंबा शासन काल इसी का रहा है। वैसे अगर मतलब वंश वाइज देखा जाए तो सबसे लंबा तुगलक वंश रहा है उसके, और जो सबसे छोटा रहा है वो खिलजी वंश। लेकिन अगर पर्सन वाइज देखा जाए, किसी शासक के तौर पे देखा जाए, तो ये बहलोल लोदी का सबसे लंबा शासनकाल है 38 वर्ष का। बाकी किसी का इतना लंबा शासनकाल नहीं रहा है। अब ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। हालांकि लगभग ये सभी अफगानी थे, तुर्की थे कुछ, लेकिन ये तुर्की भी तो अफगानी थे ना। तो लेकिन ये क्या थे, जो अभी तक जो शासन कर रहे थे वो तुर्की बोले जा रहे थे। जो दिल्ली सल्तनत पे जितने भी अभी पीरियड हमने देखे, जितने भी आपके शासक देखे, वो सारे के सारे तुर्की थे। और उनकी जो भाषा थी वो सारी की सारी क्या थी, फारसी उनकी भाषा थी। और लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश आता है जो अफगान वंश होता है। और जो ये बहलोल लोदी होता है ना, बहलोल लोदी, इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दरी पे बैठ के शासन करता था। दरी पे बैठ के क्या है अपना राजकाज चलाता था। मतलब ये सिंहासन पे नहीं बैठता था, दरी बिछाता था, उसी पे बैठता था। और इस्लाम के आधार पे ये शासन करता था। तो ये चीजें थी इसकी। और इसने क्या है, इसने बहलोल नामक सिक्के चलवाए हैं। कैसे सिक्के चलवाए हैं, बहलोल सिक्के इसी ने चलवाए हैं। अपने नाम के इसने सिक्के चलवाए हैं, तो ये बात भी आप याद रखना। और ये क्या है, अपने सरदारों को मकसद अली के नाम से पुकारता था। क्या, अपने सरदारों को मकसद अली के नाम से पुकारता था, तो ये भी आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है आपका सिकंदर लोदी, क्योंकि इसका जो मतलब इतना ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आपके इसके बेटे आते हैं, कौन है, सिकंदर लोदी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। सिकंदर लोदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ये 1489 से लेके 1517 तक शासन करता है। तो इसका भी टाइम पीरियड आपको सबके याद रखने होंगे, कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये प्राचीन हिस्ट्री नहीं है, ये आपकी क्या है, मिडाइवल इंडिया है, मिडाइवल हिस्ट्री है। तो इसमें आपको हर एक चीज की डेट जो है वो आपको फिक्स पता होनी चाहिए कि क्या है। तो ये क्या है, 1489 से लेके 1517 तक इसका शासन रहता है। और ये क्या था, बहलोल लोदी का छोटा बेटा था। जो बहलोल लोदी अभी हमने पढ़ा उसका छोटा बेटा। और इसका जो अन्य नाम था वो निजाम खां था। सिकंदर लोदी को अगर आप पूछे, क्वेश्चन अभी कभी भी बन सकता है कि सिकंदर लोदी का अन्य नाम क्या था या निजाम खां किसका नाम था, तो वो सिकंदर लोदी का ही नाम था। इसने क्या किया था, जो आपका 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। और इसी आगरा शहर को 1506 में इसने राजधानी बनाया। और यही राजधानी आपकी 1526 तक रहती है। 1506 से लेके 1526 तक आपकी राजधानी रहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आगरा शहर का जो निर्माण है, एक तरीके से आगरा शहर किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। और इसकी राजधानी भी इसी ने बनाई थी, सिकंदर लोदी ने, 1506 में। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान पर अधिकार किया था इसने, और वहां बादलगढ़ का किला बनवाया था। क्या किया था, बादलगढ़ का किला बनवाया था वहां।
ज्वालामुखी मंदिर लूटा, उसको तोड़वा भी दिया था। और इसने क्या किया था, मतलब मंदिर तो ये हर कोई लूटता है, जितने भी आपके मुस्लिम शासक आते हैं इनका। और ये मंदिर अच्छा लूटते क्यों थे, कभी ये जानने की कोशिश की ये मंदिर क्यों लूटे जाते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा आपका धन संपदा होती थी ना, वो राजा महाराजा मंदिर में रखवा दिया करते थे। और मंदिर एक इतनी सेफ जगह होती थी ना कि राजाओं के लिए, एक तो ना तो उस पे मतलब वो एक तो पुण्य का काम मान लिया जाता था, दूसरा वो सबसे बड़े आपके क्या थे, एक तरीके से अड्डे बन जाते थे, जहां पे राजा अपने तरीके से अपने धन का इस्तेमाल भी कर लेता था। और क्या था, एक लोगों की नजरों में क्या है, एक वो भला इंसान भी बन के रह जाता था। तो इसीलिए मंदिरों को ज्यादा इन्होंने तुड़वाने की कोशिश की, क्योंकि मंदिरों में बड़ा ही खजाना मिलता है, बड़ा ही धन मिलता है। ये इसके पीछे का लॉजिक रहता था। वो एक हब होते थे इकोनॉमिक और आपके एक रिलीजियस हब हुआ करते थे, जहां से राजा अपना सब कुछ मतलब जनता की निगाहों में एक धार्मिक व्यक्ति भी रहता था और अपना काम भी करता रहता था। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। तो भूमि पैमाइश इसने भूमि पैमाइश को जारी कराया था किसने? सिकंदर लोदी ही वो पहला व्यक्ति है जिसने भूमि पैमाइश के लिए काम किया था। भूमि पैमाइश के लिए सिकंदर लोदी ही पहला व्यक्ति है दिल्ली सल्तनत में जो काम करता है। और इसने गजे सिकंदरी एक मतलब जो पैमाना बनाया था, वो गजे सिकंदरी बनाया था। और ये जो इसका पैमाना था, एक गज में 30 इंच हुआ करते थे। कितने होते थे? 30 इंच होते थे। इसी का आधार आगे शेरशाह सूरी रखेगा। शेरशाह सूरी भी जो चलाएगा वो गजे सिकंदरी ही चलाएगा। आप वहां पे ये मत कहना कि गजे शेरशाह सूरी होगा, वहां पर भी ये जो भूमि पैमाइश का जो आधार बनेगा वो गजे सिकंदरी ही रहेगा, शेरशाह सूरी के लिए भी। अब ये जो भूमि पैमाइश है इसको अकबर ने भी चलाया था 1586 में। अब मैं ये अकबर का क्यों लेके आया हूँ सर, हम तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का मतलब लोधी वंश पढ़ रहे हैं, आप अकबर वंश को लेके आ गए। लेकिन अकबर को लाने का यहाँ पे कारण तो है। कारण क्या है? अकबर ने 1586 में क्या किया था? यही चलाया था क्या? भूमि पैमाइश के लिए गजे इलाही चलाया था। अब ये गजे इलाही तो हमें अकबर वाले में पढ़ा देते सर। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीजों को वहां से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक तरीके से एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे चीजें होनी चाहिए। जैसे कि गजे सिकंदरी आया, उसके बाद जो अकबर ने चलाया वो आपका गजे इलाही चलाया। अब इन दोनों में संबंध क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है कि गजे इलाही और गजे सिकंदरी में क्या संबंध है। तो इनका अनुपात आपको पता होना चाहिए। गजे इलाही और गजे सिकंदरी का जो अनुपात था वो 41:39 का अनुपात होता था। ये आपको अनुपात पता होना चाहिए, ये कभी पूछा जा सकता है गजे सिकंदरी और गजे इलाही में क्या अनुपात था। तो ये अनुपात था 41 और 39 का अनुपात था। और हुलिया व्यवस्था प्रारंभ की थी इसने। अब ये हुलिया व्यवस्था तो अलाउद्दीन खिलजी चला ही रहे थे और इसको प्रभावशाली ढंग से फिरोज शाह तुगलक ने भी चलाया था। लेकिन इसी हुलिया व्यवस्था को क्या है, फिर से आपका सिकंदर लोदी भी चला देते हैं। इन्होंने क्यों यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने इन्होंने चलाया? क्योंकि बहलोल लोदी ने ऐसा नहीं चलाया था ना, बहलोल लोदी ने ये सारे काम नहीं किए। तो सिकंदर लोदी ने इसकी प्रारंभ कर दी थी फिर से। और इसने क्या है, जो खुश्म होता है ना लूट का माल, लूट के माल में इसने कोई हिस्सा नहीं लिया था। जो खुश्म होता था बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता था लूट के माल में। ऐसे ही जो लूट के लाया अपना ले जाओ और बांट लो जाके, इसका कोई हिस्सा नहीं रहता था। अब इसने क्या किया था, इसने कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके यहाँ पे साहित्य कैसा था, इसकी वास्तुकला क्या थी, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये सारी बातें अब हम करने वाले हैं। क्या है, जैसे कि इसने क्या है किन किन चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया। जैसे गंगा यमुना पर स्नान पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप गंगा या यमुना में स्नान नहीं कर सकते हो, वहां का पानी गंदा नहीं कर सकते हो, पानी यूज नहीं कर सकते हो। ये इसने प्रतिबंध लगा दिया था गंगा यमुना के स्नान पर कि कोई भी गंगा यमुना स्नान नहीं करेगा। मुहर्रम व ताजिया पर भी इसने रोक लगा दी थी कि मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा, ताजिया नहीं उठाए जाएंगे। ये सारी बातें इसने की थी। और मजारों पर औरतों का जाना, महिलाओं का जाना इसने बंद करवा दिया था। ये सारे के सारे काम सिकंदर लोदी कराता है। उसके बाद में इसने साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो क्या किया है, साहित्य के बारे में इसने क्या है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिकंदर लोदी किस टाइटल से अपनी कविताएं लिखता था, किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था। ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के आपको पूछ दिया जाएगा किसके नाम से वो अपनी कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं लिखता था। एक इसने आयुर्वेद ग्रंथ है जिसका अनुवाद कराया है फारसी भाषा में, फरहंगे सिकंदरी के नाम से, अपने ही नाम से करवा दिया फरहंगे सिकंदरी के नाम से। तो ये आप याद रखना, आयुर्वेद का ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी जिसको फारसी में अनुवादित किया गया है। पूछा जा सकता है जो फरहंगे सिकंदरी है किस भाषा में अनुवाद किया गया है,
तो ये फारसी में किया गया है, वहां पे आपको अरबी भी दिया होगा, उर्दू भी दिया होगा। अब इसी के समय एक पुस्तक है लज्जते सिकंदरी, क्योंकि ये सिकंदर है तो सिकंदरी के नाम से ही चलाएगा। लज्जते सिकंदरी के नाम से इसने एक पुस्तक क्या है वो कराई है। और ये फारसी का पहला आपका संगीत ग्रंथ है, फारसी भाषा का पहला आपका क्या है संगीत ग्रंथ है। इसमें क्या है गायन विद्या दी है, इसमें क्या है संगीत की पहली क्या है म्यूजिक की जो है वो जानकारी मिलती है। ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो कि फारसी भाषा में है। अब इसकी वास्तुकला को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पे इसने जब काम किया है तो दिल्ली सल्तनत में इसने कुछ बनवाया भी होगा। तो क्या क्या इसने बनवाया है, इसने एक तो अपना मकबरा बनवाया है, लोधी का मकबरा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में है। इसने दाल मस्जिद या फिर उसको मोट मस्जिद कहते हैं, ये कहीं कहीं पे मीठी मस्जिद भी लिखा मिलेगा। तो ये 1505 में बनवाई है। इसके वजीर मियाँ भोइया ने बनवाई है। किसने? मियाँ भोइया ने बनवाई है। तो ये आप याद रखना कि मीठ मस्जिद आपकी दिल्ली में है, आगरा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगरा में इसने राजधानी बनाई थी। तो कंफ्यूज हो सकते हो कि आगरा में इसने मीठ मस्जिद भी बनाई होगी, मोट मस्जिद या दाल मस्जिद, तो ये दिल्ली में थी। और मियाँ भोइया जो इसके वजीर थे 1505 में बनाई थी। अब क्या किया इसने, इसकी जो मृत्यु हुई वो 1517 में होती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था, अंतिम महान शासक था, अंतिम शासक नहीं अंतिम महान शासक था। अब इसके समकालीन कुछ व्यक्ति हैं, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, जैसे कि सिकंदर लोधी और समकालीन व्यक्ति। जैसे इसके टाइम पीरियड में कौन थे? कबीर दास थे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आप देखिए कहाँ से कहाँ तक रहा है। आपका इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक रहा है, देखिए एक बार क्या है 1489 से लेके 1517 तक इसका क्या है टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ पे कबीर दास भी इसके क्या थे? समकालीन थे। और गुरु नानक भी इसके समकालीन थे, क्योंकि 1498 में आपके क्या होता है गुरु इनका क्या बोलता हूं मैं 1498 में क्या होता है कबीरदास का जन्म होता है। और 1518 यानी 20 तक रहते हैं, इसका 1517 तक शासन रहता है। तो समकालीन हो गए ना। गुरु नानक का भी आपका क्या है 1469 में जन्म होता है और लगभग 1500 के आसपास तक वो रहते हैं, तो ये भी इसके समकालीन है। और महमूद बेगड़ा भी इसके समकालीन है, राणा सांगा भी इसके समकालीन है, क्योंकि अभी घटोली का युद्ध लड़ेगा 1518 में ये किससे? इसके बेटे इब्राहिम लोदी से, तो ये भी इसका समकालीन है। तो ये और ये जो आपका एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका राणा सांगा थे ये सिसोदिया वंश से आते थे, सिसोदिया वंश, जिसके बाद में एक शासक बनेंगे महाराणा प्रताप। तो वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये क्या था, सिसोदिया वंश के थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी, और ये हमारा क्या है लास्ट आपका शासक है, और लास्ट ही आपका क्या है ये लोधी वंश और क्या सल्तनत वंश, यहीं से आपका फिनिश भी हो जाएगा। तो इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1517 से लेके 1526 तक आपका रहता है। तो इतना इसका टाइम पीरियड है इब्राहिम लोदी का। अब ये क्या है दिल्ली सल्तनत व लोधी वंश का अंतिम शासक है। ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है और लोधी वंश का भी ये अंतिम शासक है। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को इसने पराजित कर दिया था। एक शासक थे ग्वालियर के विक्रमजीत, जिसे इसने बिल्कुल ही नरबो नादू मतलब एक तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था। और एक युद्ध होता है इसका, कहीं कहीं पे तो खटोली का युद्ध लिखा है, कहीं कहीं पे आपका क्या लिखा है घटोली का युद्ध। तो ये युद्ध आपको याद रखना है, खटोली का युद्ध या फिर घोटाली का युद्ध। इसमें क्या है ये मालवा के लिए होता है, मतलब मालवा पे अधिकार करने के लिए घटोली का युद्ध लड़ा जाता है। अब इसमें जो होता है क्या वो क्या होता है मैं आपको वही दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। एक तरफ होते हैं इब्राहिम लोदी और एक तरफ होते हैं राणा सांगा, जो कि सिसोदिया वंश के होते हैं। और ये 1518 में क्या होता है युद्ध होता है। विजयी कौन होते हैं? राणा सांगा होते हैं। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी बहुत बुरी तरह से हारता है और राणा सांगा क्या होते हैं विजयी हो जाते हैं। फिर इसका एक युद्ध और होता है 21 अप्रैल 1526 का एक युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध रहता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी थे और एक तरफ बाबर थे। इब्राहिम लोदी की इसी में मृत्यु हो जाती है और बाबर क्या होते हैं विजयी होते हैं। बाबर की विजयी होने के कारण क्या थे, एक तो इनके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया तोखाना, यहाँ पे होना चाहिए तोप खाना। क्या होना चाहिए? तोप खाना। एरर है, सही कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। वैसे भी आपको ये तोखाना नहीं दिख रहा होगा, तोप खाना ही दिख रहा होगा। और तुगलुमा इसकी नीति थी, जिसको ईरानी या रूमी पद्धति भी कहते थे, ईरानी या रूमी पद्धति भी कहते थे। तो तुगलुमा इसकी नीति थी
अब ये एक नीति होती है, जैसे अपनी सेना को किसी तरह से डिजाइन करना। जैसे कि मैं अपनी जो क्लास है उसकी पीपीटी इस तरह से डिजाइन करता हूँ, तो ये भी एक क्या है, मेरी कोई विधि है अपनी एक, तो वो है। तो ऐसे ही इनकी सेना को डिजाइन करने की, ऑर्गेनाइज करने की एक विधि होती थी, तो वो तुगलमा नीति कहलाती थी। और कुशल सेना थी इनकी, बड़ी एक तरीके से डिजिटल सेना थी। डिजिटल बोले तो, डिजिटल कहने का मतलब मेरा डिजिटल नहीं है, डिजिटल कहने का मतलब बड़ी, मतलब योग्य सेना थी, बड़ी एक तरीके से होती है नहीं, एक मतलब चौकन्नी, और एक तरीके से एकदम सतर्क सेना इनकी हुआ करती थी। और ये जो बाबर है, बाबर को इसको बुलाया किसने था? बाबर को थोड़ा ना पता था कि आपको आना है, तो बाबर को बुलाया किसने था? तो बाबर को दौलत खां और आलम लोदी, दौलत खां लोदी और आलम लोदी ने भारत में बुलाया था। किसने बुलाया था? इन्हीं दोनों ने बुलाया था बाबर को भारत में। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि इनकी जो थी इब्राहिम लोदी से नहीं बन रही थी, और इब्राहिम लोदी से जो इनकी नहीं बनी, तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए क्या कहा कि ऐसे एक व्यक्ति को बुलाएं जो बाहर का हो, इसको हटा देगा, हमारी कोई वो भी नहीं होगी, और ये हट जाएगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन होता ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि जैसा आप सोचो और किसी को बुलाओ तो प्लान वैसा हो जाए, बहुत ना के बराबर होता है। तो होता क्या है, ये दौलत खां बुलाते हैं बाबर को, बाबर इसको पराजित करता है, किसको? इब्राहिम को, और खुद ही शासन करने लग जाता है दिल्ली पे। फिर इसके बाबर के और भी युद्ध होते हैं, जो हम बाबर वंश पढ़ेंगे ना, जब मुगल वंश, तब उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके युद्ध होते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये क्लास तो आपकी यहीं तक थी। तो क्लास आपको कैसी लगी है ये बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और क्लास को दोस्तों शेयर कर दिया करें, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूँ। और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो क्लास को शेयर करें, और क्लास पे कमेंट जरूर किया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।